दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोलीं और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का मुतलातम समंदर देखा तो उसके सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ़ हो गईं और वो देर तक गदले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर मचा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में है, मगर उसके होशो हवास शल थे। उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बग़ैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं तो रोशनी उसके वजूद के सारे रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, राहत और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और फिर उसने पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी की कोई खबर न मिली। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी और कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था तो कोई बीवी और बेटी को। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठकर और अपने हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा। सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई, लेकिन सोचते हुए उसका ध्यान सकीना की माँ की लाश पर जम गया, जिसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थीं। वो उससे आगे कुछ और सोच न सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ है जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो, फौरन यहाँ से निकल जाओ। सकीना उसके साथ ही थी और वो दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। दुपट्टा उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था और सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने उठा लिया था। यह ध्यान आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा, लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर वो किसी नतीजे तक न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी के रुकने पर और बुलवाइयों के गाड़ी में घुस आने पर वो बेहोश हो गया था, जो वो सकीना को उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई ना था। सिराजुद्दीन को हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। चाहा, मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ के बाद सिराजुद्दीन के होशो आवाज़ किसी तरह दुरुस्त हुए तो वो उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वो 8 नौजवान थे। उनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। उसने इनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है उसका और बहुत ही खूबसूरत है वो। मुझ पर नहीं है, अपनी माँ पर है। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ उसे, खुदा तुम्हारा भला करे। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में वो उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रख कर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मकामों पर पहुंचाया, लेकिन 10 रोज़ गुजर जाने पर वो उन्हें सकीना कहीं नहीं मिली। एक रोज़ फिर उसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छहटे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वो बिदकी और उसने भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने लारी रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक नौजवान ने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। जब तमाम नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो लड़की की वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना ही है।
8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا، لاری میں بٹھایا۔ ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دیا کیونکہ وہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث بہت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار باہوں سے اپنے سینے کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہا، لیکن کہیں بھی اسے بیٹی کا پتہ نہ چلتا۔ رات کو وہ دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا، جنہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کے پاس ہوگی۔ ایک دن سراج الدین نے کیمپ میں ان رضاکار نوجوانوں کو دیکھا، وہ لاری میں بیٹھے ہوئے۔ وہ بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا، اور لاری چل پڑی۔ اس نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کی دعا مانگی اور یوں اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ اسی شام کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، لوگ اسے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ان لوگوں نے لڑکی کو اسپتال کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ وہ کچھ دیر تک ایسے ہی اسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ ایک کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بڑھا۔ کمرے میں دفعتاً روشنی ہوئی۔ اس نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر نے جس نے کمرے میں روشنی کی تھی اس سے پوچھا، کیا ہے؟ اس کے حلق سے صرف اتنا ہی نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، پھر لاش کی نبض ٹٹولی اور اس سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ مردہ جسم میں جنبش ہوئی، بے جان ہاتھوں سے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکائی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو چکا تھا۔